नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 20 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के तहत हम आपके सामने प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाचारों में देखा जाने वाला एक नया स्टील्थ विमान चेकमेट किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है यूएसए, रूस, चीन, इजराइल। उत्तर है बी, रूस। हाल ही में समाचारों में देखा जाने वाला नया स्टील्थ विमान चेकमेट रूस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। रूस जुड़वा इंजन वाले Su-57 फेलन के बाद अब दूसरा स्टील्थ फाइटर जेट विकसित कर रहा है। नए स्टील्थ विमान Su-75 चेकमेट को लाइट टेक्टिकल एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि LTC। साथ ही साथ विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि राज्य रक्षा और प्रौद्योगिकी समूह रोस्टेक का हिस्सा है। चेकमेट 5वीं पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है जो 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे। सही उत्तर है बी, फिनलैंड। जी हाँ, फिनलैंड ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है फ्यूचर इज मेड इन फिनलैंड, जिसके तहत 2023 तक देश में अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजना है। फिनलैंड चौथे वर्ष में भी देश का सबसे खुशहाल देश चुना गया। साथ ही साथ फिनिश कार्यक्रम जो फिनिश सरकार का कार्यक्रम है 2019 से 2023 के आधार पर देश का लक्ष्य फिनलैंड में सालाना 10,000 कुशल प्रतिभाओं को प्राप्त करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं नाबार्ड, सिडबी, सेबी, RBI। सही उत्तर है बी, सिडबी। सिडबी ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने स्वावलंबन चैलेंज फंड की दूसरी विंडो लॉन्च की है। इसका विषय है हरित भारत। फंड का फोकस हरित और स्वच्छ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली नवीन परियोजनाओं पर है। अन्य विषय स्थायी आजीविका, वित्तीय समावेशन और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। एक चुनौती कोष संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा का उपयोग करके विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन आवंटित करने की एक वित्त पोषण तंत्र है। SCF यानी कि स्वावलंबन चैलेंज फंड की पहली विंडो इसी साल अगस्त में लॉन्च की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मन्नू भंडारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? खेल, साहित्य, राजनीति, व्यापार। आंसर है बी, साहित्य। मन्नू भंडारी साहित्य से जुड़े थे। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका थी मन्नू भंडारी। हाल ही में 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने महाभोज और आपका बंटी जैसी कई उत्कृष्ट रचनाएं की हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से ये सच है, 1 इंच मुस्कान, हंग। इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ जैसे कि आंखों देखा झूठ, असामाता, कलावा, ये सब कहानियाँ शामिल हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा एक कहानी ये शीर्षक से प्रकाशित की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक कहानी ये शीर्षक से किसकी आत्मकथा है, तो ये मन्नू भंडारी की है। इन्हें व्यास सम्मान के अलावा देश में कई सारे मुख्य साहित्यिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आगे चलते हैं। ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार किस व्यवसाय क्षेत्र ने अनौपचारिक श्रमिकों से अधिकतम पंजीकरण देखा है? ऑप्शन से निर्माण, कृषि, घरेलू और घरेलू कामगार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, कृषि।
ई श्रम पोर्टल के अनुसार कृषि ने अनौपचारिक श्रमिकों से अधिकतम पंजीकरण देखा है। ई श्रम पोर्टल के आधार पर असंगठित श्रमिकों का देश का पहला केंद्रीकृत डेटाबेस है। व्यवसायवार पंजीकरण डेटा ये दर्शाता है कि सबसे अधिक पंजीकरण कृषि क्षेत्र में देखा गया, जो कि 53.6% था। इसके बाद का स्थान आता है निर्माण का, जिसमें 12.2% और घरेलू कामगारों का 8.71%। आगे देखते हैं, भारत की चुनावी फंडिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को दिया गया चंदा संसद के पास उपलब्ध होता है। केवल लाभ कमाने वाली घरेलू कंपनियां ही राजनीतिक दलों को योगदान दे सकती हैं। भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनी, लेकिन जिसका नियंत्रक शेयर धारक एक विदेशी कंपनी है, राजनीतिक दलों को दान नहीं दे सकती। हमें बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। केवल 2, 1 और 3, केवल 3 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, यानी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए, भारत में चुनावी वित्त पोषण प्रणाली के बारे में देखा जाए, चुनावी बॉन्ड के बारे में देखा जाए, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर आप नोट कर सकते हैं नोट कर लें, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत ने हज़ारों करोड़ के चंदे में गुमनामी का एक नया रूप ला दिया। अभी तक हज़ारों करोड़ के चंदे दिए जाते थे और उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता था। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत केवल भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से सत्ताधारी पार्टी के पास चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए जा रहे सभी दान का पूरा लेखा जोखा, यानी कि पूरा रिकॉर्ड होता है। ये जानकारी संसद, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के पास नहीं है और ना ही जनता के पास है। ये केवल और केवल एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक के पास रहता है। इसके अलावा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के बारे में देखें, जो 1976 में आया था, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये बात मान ली थी कि 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारत में पंजीकृत 2 कंपनियों से अवैध रूप से दान स्वीकार करने के दोषी थे, क्योंकि इसके जो नियंत्रक शेयर धारक थे वो एक विदेशी कंपनी थी। 2016 और 18 में फिर हम देखें तो सरकार ने उल्लंघनों को पूर्वव्यापी रूप से वैध बनाने के लिए वार्षिक वित्त विधेयकों के माध्यम से एफसीआरए में संशोधन किया। एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। इस संशोधन के अनुसार अब बात यह हो गई कि पहले विदेशी कंपनियां या कोई कंपनी जहां एक विदेशी कंपनी के पास जो कंट्रोल का जो भी शेयर होता था वो योगदान नहीं दे सकती थी, वो किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती थी, लेकिन अब वो कंट्रीब्यूशन दे सकती थी अकॉर्डिंग टू दिस संशोधन, दिस अमेंडमेंट। एंड भारत के चुनाव आयोग के अनुसार ये भारत में राजनीतिक दलों के अनियंत्रित विदेशी वित्त पोषण की अनुमति भी दे सकता है, जिससे कि भारतीय नीतियां विदेशी कंपनियों से प्रभावित हो सकती हैं। फिर आया कंपनी अधिनियम 2013। इसमें सीधा ये बात थी कि 2017 के वित्त विधेयक ने राजनीतिक दलों को अलग अलग दान घोषित करने की आवश्यकता को दूर करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 में संशोधन किया। ये जो अधिनियम था इसकी धारा 182 में अमेंडमेंट किया गया, कुछ चेंज किए गए। क्या चेंज किया गया? तो पहले केवल लाभ कमाने वाली घरेलू कंपनी ही राजनीतिक दलों को कंट्रीब्यूशन दे सकती थी, लेकिन पहले केवल जो प्रॉफिट होता था वो देती थी। अब अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही है तो वो भी कंट्रीब्यूशन दे सकती थी। इसके अलावा राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे के लिए 7.5% की सीमा को हटा दिया गया। 2013 का जो ये था उसके अनुसार 7.5% की सीमा लगी हुई थी, लेकिन अब इसको अमेंडमेंट करके इस सीमा को हटा दिया गया। इस संशोधन के साथ निगम किसी भी राशि का दान करने के लिए स्वतंत्र है और अपने दान के प्राप्तकर्ता को घोषित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये सारे संशोधन किए गए, इसके अनुसार ऐसा था। ठीक है। उपरोक्त परिवर्तन प्रभावी रूप से पारदर्शिता के प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंसी का जो सिस्टम है हमारे यहाँ उसको हम कर सकते हैं, उसको वो ख़त्म हो सकता है। भले ही राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आते हैं वो, लेकिन फिर भी जो ये प्रोविज़न्स दिए गए इनकी वजह से ये कम हो सकता था। फलस्वरूप जो चुनावी बॉन्ड आया और चुनावी बॉन्ड का जो सिस्टम आया है जिसमें कि स्टेट बैंक के पास पूरा कंप्लीट लेखा जोखा होता है, इसने इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया है।
7वें प्रश्न पे चलते हैं। उन जानवरों की पहचान करें जो नेविगेट करने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन से चमगादड़, जवानों, समुद्री कछुए, छुछुंदरों। और इसका सही विकल्प हमें चुनना है। इसका सही विकल्प है सी, यानी केवल 1 और 4। देखा जाए 1 और 4 क्या है, तो चमगादड़ और छछूंदरों। ये स्तनधारियों का एकमात्र समूह है जो कि उड़ने में सक्षम है। ये क्षमता ध्वनिक अभिविन्यास की एक प्रणाली का उपयोग करके रात में नेविगेट करने की क्षमता के साथ मिलकर चमगादड़ को एक काफ़ी विविध और आबादी वाला क्रम बना दिया है। इसके अलावा अगर जवानों की बात करें तो सील 2 प्रकार की होती है, एक ईयरलेस या ट्रू सील्स और कान की मुहरें, जिसमें समुद्री शेर और फर सील शामिल हैं। सील नेविगेट करने के लिए दृश्य स्थलों का उपयोग करके और पानी की सतह को दृष्टि से स्कैन करके और प्रकाश पैटर्न में अंतर की तलाश करके पतली और मोटी बर्फ के क्षेत्रों का पता भी लगा सकते हैं। बात करें हम समुद्री कछुओं की, ये काफ़ी जलीय होते हैं और अधिकांश प्रजातियाँ केवल अंडे देने के लिए तटीय समुद्रों पर दिखाई देती हैं। वयस्क समुद्री कछुए मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों के निवासी हैं, लेकिन किशोर अधिक समशीतोष्ण जल में स्वाभाविक रूप से होते हैं। साथ ही वे चुंबकीय क्षेत्र की अदृश्य रेखाओं को महसूस करके समुद्र में नेविगेट करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह की नाविक अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं। अगला है छछूंदरों के बारे में। तो चमगादड़ के विपरीत धूर्त इकोलोकेशन का उपयोग केवल अपने आवास की जांच करने के लिए करते हैं, न कि भोजन को इंगित करने के लिए। उनके बड़े कृतंक दांत शिकार को पकड़ने के लिए संदंश की तरह उपयोग किए जाते हैं। ऊपरी जोड़ी झुकी हुई है और निचली जड़ों जो जोड़ी है वो आगे की तरफ फैली हुई होती है। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बिरसा मुंडा हाल ही में चर्चा में थे। 15 नवंबर को इनकी जयंती मनाई गई। इन्होंने बिरसैत धर्म की शुरुआत की, जिसमें मुंडा और उरांव समुदाय शामिल हो गए। अगला कथन है कि उलगुलान आंदोलन का उद्देश्य मुंडा राज्य की स्थापना करना था। बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए झारखंड राज्य को बिहार से अलग बनाया गया था। इनमें से कौन से कथन सही हमें ये बताने हैं। तो यहाँ डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं कि इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में के मुंडा जनजाति में हुआ था। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को लामबंद करने के लिए जाना जाता है और इन्होंने औपनिवेशिक अधिकारियों को आदिवासियों की भूमि के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को पेश करने के लिए आखिरकार मजबूर कर दिया था। इन्होंने बिरसैत की आस्था की शुरुआत की। साथ ही मुंडा और उरांव समुदाय के सदस्य बिरसैत संप्रदाय में शामिल हो गए और ये ब्रिटिश धर्मांतरण गतिविधियों के लिए एक चैलेंज बन गया था। मुंडा विद्रोह के बारे में बता दूं कि 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों की भूमि नीतियां उनके पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। ये एक महत्वपूर्ण कारण था मुंडा विद्रोह का। इसके अलावा हिंदू जमींदार और साहूकार अब उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अगला कारण था कि ईसाई मिशनरीज अपनी पारंपरिक संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। ईसाई मिशनरियों को लगता था कि जो आदिवासियों की संस्कृति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है समय के हिसाब से, और इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो लोग। साथ ही आंदोलन के रूप में उलगुलान या महान कोलाहल कहा जाता था इस विद्रोह को, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को खदेड़ कर मुंडा राज स्थापित करना था। ये लोग अंग्रेजों या बाहरी लोगों को दिकू कहा करते थे, दिकू। तो इनका उद्देश्य था दिकुओं को खदेड़ देना, दिकुओं को अपने यहाँ से भगा देना। इन्होंने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में सफ़ेद झंडा फहराया था। बाद में जेल में जाने के बाद हैजे की वजह से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और यह आंदोलन धीमा पड़ गया। चलिए, इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। समाचारों में देखा जाने वाला नया स्टेल्थ विमान चेकमेट किस देश का है? ये रूस का है। किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने वाला योजना अभियान शुरू किया गया है? ये देश है फिनलैंड। किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है सिडबी ने।
मन्नू भंडारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये साहित्य से जुड़े हुए थे। ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार किस व्यवसाय क्षेत्र ने अनौपचारिक श्रमिकों से अधिकतम पंजीकरण देखा है? ये क्षेत्र है कृषि। भारत की चुनावी फंडिंग प्रणाली के बारे में कुछ कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन सही नहीं है। उन जानवरों की पहचान करें जो नेविगेट करने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। इसका आंसर है चमगादड़ और छछूंदर, यानी 1 और 4। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह के बारे में इन कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इसके साथ ही आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप इन प्रश्नों की, इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ से आपको PDF पर डे मिल जाया करेंगे। थैंक यू।